अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस डीएनए और हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। हर जिंदा चीज में डीएनए क्यों होता है और ये इतना जरूरी क्यों है और ये क्या करता है। डीएनए प्रोटीन को सिंथेसिस करने की फैक्ट्री है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के मेथड की हेल्प से तमाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करता है और फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस से इसको फर्दर प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करता है। तो चलिए अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक इंसान लंग्स में कितनी एयर लेकर जा सकता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 10.2 की वीडियो देखते हैं। मोहसिन, तुम ये बलून क्यों फुला रहे हो? ओफ, अब क्या हम गुब्बारे से खेलेंगे? लो, ये तो फट गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथी स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। मोहसिन, आप गुब्बारों के साथ क्या कर रहे हैं? मिस, मैं ये देख रहा था कि मैं 1 मिनट में कितने गुब्बारे फुला सकता हूँ, लेकिन लगता है शायद ये ज़्यादा हवा होने की वजह से फट गया। जाहिर सी बात है, तुमने इस गुब्बारे में इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हवा भर दी थी, इसलिए ये फट गया। मिस, मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे लंग्स यानी फेफड़े भी तो बलून्स की तरह होते हैं ना? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये फूल जाते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल फरीना, बलून अंदर से मुकम्मल होलो यानी खोखला होता है, जबकि लंग्स के अंदर स्पंजी और लचकदार टिश्यूज में हवाई थैलियां मौजूद होती हैं। इसीलिए लंग्स भी हवा भरने की वजह से फूल जाते हैं। लेकिन मिस, जैसे ज़्यादा हवा भरने से बलून फट गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या हमारे लंग्स की भी कोई मखसूस कैपेसिटी होती है कि इनके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है? जी बिल्कुल, हमारे लंग्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक अपने अंदर हवा भर सकते हैं। सबसे गहरी सांस के दौरान हवा की वो मिकदार जो हमारे फेफड़े अपने अंदर समा सकें, उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। मिस, क्या आप बता सकती हैं हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? एक एडल्ट इंसान की औसत लंग्स कैपेसिटी तकरीबन 5 लीटर है, यानी ब्रीदिंग के अमल के दौरान आपके फेफड़े तकरीबन 5 लीटर तक हवा अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। मिस, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की लंग्स कैपेसिटी तो आम इंसानों से ज़्यादा होती है ना? जी मोहसिन, इसीलिए वो तेज भाग सकते हैं और उनका स्टेमिना भी ज्यादा होता है। लेकिन मिस, उन्होंने बड़ी मेहनत और वर्जिश के जरिए अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाई होती है। जी बिल्कुल, हम सब भी वर्जिश करके और गहरे लंबे सांस लेने की मशक करके अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मिस, क्या मैं लैब में किसी तजुर्बे के जरिए ये जान सकता हूँ कि मेरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? जी क्यों नहीं, लेकिन बिलाल पहले आप ये बैलून रख कर आइए। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ब्रीदिंग और लंग्स के मुतालिक मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दौरान हम हवा को फेफड़ों के अंदर खींचते और बाहर निकालते हैं। सांस अंदर खींचने के अमल को इनहेलेशन, जबकि बाहर निकालने के अमल को एक्सहेलेशन कहा जाता है। और इस अमल के दौरान हवा और खून के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। हमारे फेफड़े इनहेल की गई हवा में से ऑक्सीजन हासिल करके जिस्म में मौजूद खून में शामिल कर देते हैं और इसी तरह खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल कर देते हैं। फेफड़ों में कैपिलरीज यानी खून की बारीक नालियाँ और एयर सैक्स यानी हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। जब हवा अल्वियोली में पहुंचती है तो ऑक्सीजन अल्वियोली से निकलकर कैपिलरीज में चली जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से गुजरकर अल्वियोली में आ जाती है, जिसे हम सांस के जरिए एक्सहेल कर देते हैं।
मिस, क्या हम सब सांस लेने के दौरान एक दूसरे के बराबर मिकदार में हवा अंदर खींचते हैं? यानी जितनी हवा सांस लेने के दौरान मैं अंदर खींच रहा हूँ, क्या उतनी ही बिलाल भी खींचेगा? नहीं मोहसिन, हर शख्स मुख्तलिफ मिकदार में हवा अंदर खींचता या बाहर निकालता है। एक सांस में हम जितनी हवा अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और हर शख्स का टाइडल वॉल्यूम मुख्तलिफ होता है। मिस, क्या टाइडल वॉल्यूम नापने के लिए हम किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं बिलाल, पहले हम इसके लिए अपना अपैरेटस सेट करेंगे। अपैरेटस सेट करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर है जिसमें हमारे पास पानी है, और एक आयरन स्टैंड। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर को ऊपर तक पानी से भरूंगी। अब हम इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे हाथ रख के इस बीकर में उल्टा करके रखेंगे ताकि इसका पानी ना निकले और ये बीकर में अच्छी तरह से डूब जाए। अब हम इसे आयरन स्टैंड पे रखेंगे। और इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर को क्लैंप की मदद से फिक्स करेंगे, लेकिन इसका मुंह पानी से निकलना नहीं चाहिए। अब हम डिलीवरी ट्यूब को इसके अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे कि इसका एक सिरा ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर हो और दूसरा बीकर से बाहर निकला हुआ हो। मोहसिन, अब आप आइए और सांस खींचकर इस डिलीवरी ट्यूब में फूंक मारिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस दौरान ग्रेजुएटेड सिलेंडर पर नजर रखनी है। आइए मोहसिन। ओके मिस। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उस वॉल्यूम को हम नोट करेंगे। अब मैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर को निकाल कर दोबारा से फिक्स करूंगी और हम इस तजुर्बे को दोबारा से दोहराएंगे।
मिस, अब मैं आकर अपना टाइडल वॉल्यूम चेक करूं? आइए फरीना, और स्टूडेंट्स आप टाइडल वॉल्यूम नोट कीजिए। अरे मिस, फरीना का टाइडल वॉल्यूम तो मुझसे कम है। जी मोहसिन, आपने बिल्कुल सही नोट किया। अमूमन फीमेल का टाइडल वॉल्यूम मेल के टाइडल वॉल्यूम से कम होता है। मिस, मेल और फीमेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक मेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम 500 ml जबकि फीमेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम 387 ml होता है, लेकिन इसका ताल्लुक मेल या फीमेल होने के साथ साथ उम्र, वजन और फिटनेस पर भी होता है। जी स्टूडेंट्स, अपने मुशाहिदात से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हर फर्द का टाइडल वॉल्यूम मुख्तलिफ होता है। आइए अब अपने रीकैप की जानिब बढ़ते हैं और एनिमेशन देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने टाइडल वॉल्यूम नोट किया। इसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड ट्यूब को रिटॉर्ट स्टैंड पर उल्टा करके फिक्स किया और इसके नीचे पानी का बीकर भरकर इस तरह रखा कि ग्रेटिट्यूड ट्यूब का मुंह पानी में डूब गया। फिर हमने डिलीवरी ट्यूब को ग्रेटिट्यूड ट्यूब के अंदर डाला। हमने डिलीवरी ट्यूब के इस सिरे से जो बीकर से बाहर था फूंक मारी और देखा कि ग्रेटिट्यूड ट्यूब में पानी का वॉल्यूम कम हो गया है। हमने इस वॉल्यूम को बतौर टाइडल वॉल्यूम नोट किया। शुक्रिया मिस, आज के प्रैक्टिकल से मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ है। मुझे तो ये जानकर बहुत हैरानी हुई है कि हमारे लंग्स इस हद तक एक्सपेंड हो सकते हैं कि 5 लीटर तक हवा भरी जाए। मुझे खुशी है कि इन तजुर्बों से आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। आइए अब आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा आज का सवाल है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों जैसे कि मरी में रहने वाले लोगों का टाइडल वॉल्यूम लाहौर में रहने वाले लोगों से ज्यादा क्यों होता है? ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। चलिए तो अब हम आज की टिप ऑफ द डे देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो कि हमारे सेल्स के जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए जरूरी है को एक्सट्रैक्ट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को भी एलिमिनेट करता है जो कि ऑक्सीजन को यूज करने पर प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं जो कि ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। और अब हम एक्सपेरिमेंट 10.3 देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज भी मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प प्रैक्टिकल लेकर आई हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने साथी स्टूडेंट्स से मिलवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन, बिलाल और फरीना। मोहसिन, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस, मैं ये देख रहा था कि जब भी मैं शीशे को अपने नाक के करीब ले जाकर सांस लेता हूँ तो ये धुंधला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है मोहसिन कि जब हम सांस एक्सेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात शामिल होते हैं। जब ये वेपर्स शीशे की सतह से टकराते हैं तो ये वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से शीशा धुंधला हो जाता है। मिस, यानी इससे ये साबित होता है कि हम जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें वाटर वेपर्स भी शामिल होते हैं। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम रोजाना आधा लीटर पानी रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के अमल के दौरान खारिज करते हैं। उफ मिस, आधा लीटर यानी कि तकरीबन 2 गिलास। इसीलिए मेरी अम्मी ज्यादा पानी पीने पर जोर देती हैं। मिस, जब हम एयर एक्सेल करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होती है ना? जी हाँ बिलाल,
जो एयर हम एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस का मजमुआ होती है। मिस, जैसे शीशे के धुंधला होने से एक्सेल्ड एयर में वाटर वेपर की मौजूदगी साबित होती है, तो क्या इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को भी साबित कर सकते हैं? जी क्यों नहीं। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उससे मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दौरान हम हवा को फेफड़ों के अंदर खींचते और बाहर निकालते हैं। सांस अंदर खींचने के अमल को इनहेलेशन जबकि बाहर निकालने के अमल को एक्सहेलेशन कहा जाता है, और इस अमल के दौरान हवा और खून के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। हमारे फेफड़े इनहेल की गई हवा में से ऑक्सीजन हासिल करके जिस्म में मौजूद खून में शामिल कर देते हैं, और इसी तरह खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल कर देते हैं। फेफड़ों में कैपिलरीज यानी खून की बारीक नालियाँ और एयर सैक्स यानी हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। जब हवा अल्वियोली में पहुंचती है तो ऑक्सीजन अल्वियोली से निकलकर कैपिलरीज में चली जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से गुजरकर अल्वियोली में आ जाती है, जिसे हम सांस के जरिए एक्सहेल कर देते हैं। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद हैं 2 कोनिकल फ्लास्क, एक डिलीवरी ट्यूब, 2 कॉर्ड्स और लाइम वाटर। सबसे पहले हम दोनों फ्लास्क को ए और बी से लेबल करेंगे। मोहसिन, आप वहां से मार्कर दीजिए। अब हम दोनों फ्लास्क को 1/4 यानी 1/4 चूने के पानी से भरेंगे। अब हम फ्लास्क बी को उस कॉर्ड से बंद करेंगे जिसमें कोई सुराख नहीं है। मिस, क्या हम फ्लास्क ए पर कॉर्क नहीं लगाएंगे? लगाएंगे बिलाल, लेकिन पहले हम इस कॉर्ड में जिसमें सुराख है इसमें से पहले डिलीवरी ट्यूब को पास करेंगे, फिर इसे फ्लास्क ए पर लगाएंगे। मोहसिन, अब आप आइए और पहले अपनी सांस अंदर खींचिए, फिर इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए फ्लास्क ए में फूंक मारिए। लेकिन फ्लास्क ए में फूंक मारने के बाद आपने फौरन इस डिलीवरी ट्यूब पे अंगूठा रखना है ताकि बैरूनी हवा डिलीवरी ट्यूब में दाखिल ना हो सके। ओके मिस। अरे मिस, फ्लास्क ए में मौजूद लाइम वाटर तो मिल्की हो रहा है। हमारी एक्सेल्ड एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर से रिएक्ट किया, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया, जबकि फ्लास्क बी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं थी, इसलिए फ्लास्क बी के लाइम वाटर में कोई तब्दीली नहीं हुई। मिस, हवा में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ना, तो लाइम वाटर फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट क्यों नहीं करता? स्टूडेंट्स, फिजा में मौजूद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम होती है, यानी 0.045%, जिसकी वजह से लाइम वाटर पर कोई असर नहीं होता। इसकी बनिस्बत हमारी एक्सेल्ड एयर यानी खारिज की हुई हवा में इसकी मिकदार 4% होती है, जिसकी वजह से लाइम वाटर हमारी एक्सेल्ड एयर के साथ रिएक्ट करता है। आइए अब हमारे रीकैप का वक्त है, तो रीकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को डेमोन्स्ट्रेट किया। इस मकसद के लिए हमने 2 फ्लास्क ए और फ्लास्क बी लिए और दोनों में 1/4 चूने का पानी भर दिया। पहले फ्लास्क बी के मुंह पर कॉर्क लगाकर इसे बंद कर दिया, फिर दूसरी कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब को पास किया और इसको फ्लास्क ए के मुंह पर लगा दिया। हमने फ्लास्क ए में डिलीवरी ट्यूब के जरिए फूंक मारी और देखा कि फ्लास्क ए का लाइम वाटर मिल्की हो गया, जबकि फ्लास्क बी के लाइम वाटर में कोई तब्दीली नहीं आई। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अब हम अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि अगर आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां खिड़कियां और दरवाजे बंद हों,
तो थोड़ी देर में आपको सांस लेने में दुश्वारी होने लगेगी। बताइए क्यों? मिस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आज मैं घर जाके अपने अब्बू से भी ये सवाल डिस्कस करूंगी। और मिस, मैं तो घर जाकर अपनी अम्मी को ये बताऊंगा कि हम एक दिन में कितना पानी एक्सहेल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे प्रैक्टिकल का वक्त खत्म होता है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।